नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेक्चर थर्ड लेके आया हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में आज जो थर्ड लेक्चर में हम समझने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ परक्यूसाइट्स। जो कंपनी के द्वारा एम्प्लॉयर के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उनका वैल्यूएशन एज पर रूल्स कैसे किया जाए। वो वैल्यूएशन के बाद एक जो वैल्यू आएगी वो टैक्सेबल वैल्यू होगी। तो परक्यूसाइट्स के वैल्यूएशन में आज हम दो तरह के वैल्यूएशन देखने वाले हैं। फर्स्ट वैल्यूएशन होगा वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन फैसिलिटी। जो आपको रहने के लिए घर दिया जाता है उसके वैल्यूएशन कैसे हो। एकोमोडेशन फैसिलिटी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर रेंट फ्री हाउस यहाँ पर किराया मुक्त मकान का वैल्यूएशन देखने वाले हैं। तो रेंट फ्री हाउस में हम दो कैटेगरीज के एम्प्लॉइज़ होते हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऐसी कोई संस्था जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में या अप्रूव्ड गवर्नमेंट होती है, इनके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा इनका नियंत्रण होता है। अगर उनमें कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन बड़ा ही सिंपल होता है। एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो भी किराया डिसाइड किया जाता है वो उस हाउस की टैक्सेबल वैल्यू होगी। अब हाउस दो प्रकार का हो सकता है, फर्निश्ड हाउस और अनफर्निश्ड हाउस। फर्निश्ड हाउस मतलब होता है सुसज्जित मकान और अनफर्निश्ड मतलब बिना कोई फर्नीचर के। फर्नीचर में आप फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी ये सब दे सकते हैं। तो जब भी फर्निश्ड हाउस दिया जाता है तो जो वैल्यू आती है हाउस की, टैक्सेबल वैल्यू होती है, उसमें हम 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट का जोड़ देते हैं। या फर्नीचर रेंट पर लेके दिया है तो किराया जो होगा वो हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से जो फाइनल वैल्यू आती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस की वैल्यू होगी। अब आते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, या उनको प्राइवेट बोल सकते हैं, या सेमी गवर्नमेंट की जो संस्थाएं होती हैं, या बीमा या इंश्योरेंस कंपनीज, कॉरपोरेशंस होते हैं, या ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट कंपनीज चला रहे होते हैं। इनके एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉइज़ को जो रेंट फ्री हाउस की जो सुविधा दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है, उसका वैल्यूएशन करने के लिए आपको दो बातें याद रखना है। फर्स्ट होता है हाउस जो है एम्प्लॉयर का खुद का है ना, एम्प्लॉयर ऑन हाउस या ओनरशिप उसकी है। दूसरा, एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर के अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री हाउस की फैसिलिटी दी है। तो फर्स्ट होता है एम्प्लॉयर ऑन हाउस। जब मकान खुद मालिक का होता है, नियोक्ता का होता है, एम्प्लॉयर का होता है, तब आपको ध्यान रखना है कि वो एम्प्लॉय किस शहर में काम कर रहा है। जिस शहर में काम कर रहा होता है आपको ध्यान रखना है कि वहाँ की जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या है, उसके आधार पर इसका वैल्यूएशन किया जाएगा। तो इस पॉपुलेशन के आधार पर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है कि पॉपुलेशन अप टू 10 लाख। एक ऐसा शहर जहाँ की जनसंख्या 10 लाख तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। दूसरी, 10 लाख से ज़्यादा, अब 10 लाख और अप टू 25 लाख। 10 लाख से ज़्यादा बट 25 लाख तक अगर पॉपुलेशन है तो वो शहर हो जाता है। और तीसरी कैटेगरीज होती है अप टू 25 लाख या मोर देन 25 लाख जो पॉपुलेशन होगी वो शहर। यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो सैलरी का 10% हमारी उस मकान की वैल्यू होगी, टैक्सेबल वैल्यू होगी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा 25 लाख तक है तो वैल्यूएशन में 10% ऑफ सैलरी होगा। और अगर 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले सिटी में या प्लेस पर एम्प्लॉय जॉब कर रहा है तो उसके लिए 15% ऑफ सैलरी होगा। यहाँ पर सैलरी का मीनिंग आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सैलरी का यहाँ पर मीनिंग होगा जो हम रेंट फ्री हाउस के लिए लेते हैं, वो होता है बेसिक सैलरी जो आपको हर मंथ दी जाती है। इसके अलावा बोनस दिए जाते हैं, इसके अलावा कमीशन प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस या अदर टैक्सेबल अलाउंसेस। इसके अलावा डीएनएस अलाउंस तभी लेना है जब वो सेवा की शर्तों के अधीन हो। रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड अगर है तो डीए को भी शामिल किया जाएगा। तो बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरटेनमेंट अलाउंस, अदर टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस डीए इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारा सैलरी का मीनिंग होगा। तो इसका 15%, 10% या 7.5% निकालना है। ये होता है अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू। अगर फर्नीचर भी दिया गया है, मतलब फर्निश्ड हाउस दिया गया है, तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, या फर्नीचर को रेंट पे लिया है तो
10% के स्थान पर उसका रेंट आप प्लस करेंगे तो ये फर्निश्ड हाउस की वैल्यू आ जाती है। जिस प्रकार से आपको तीनों में करना है। दूसरा केस होता है कि अगर एम्प्लॉयर टेकन रेंटल हाउस, अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर मकान लिया है और अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री हाउस के रूप में रहने के लिए दे दिया है, तो उस केस में जो रेंट एक्चुअल में एम्प्लॉयर के द्वारा पेड किया जाएगा उस हाउस के लिए और 15% ऑफ सैलरी, जो दोनों में से कम हो, विच एवर इज लेस, वो वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। जिस हिसाब से हमने देखा कि वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन फैसिलिटी, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एकोमोडेशन फैसिलिटी, रेंट फ्री हाउस अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाता है तो वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। यदि किसी एमएलए, एमपी या कोई राजनीतिक दल इनको अगर दिया जाता है तो ये टैक्स फ्री होता है। तो ये चीज़ें आपको एक्सेप्शन के रूप में याद होता है, स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। अब दूसरा वैल्यूएशन होता है कि वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी, जो आपको एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कन्वेंस फैसिलिटी दी जाती है, घर से ऑफिस, ऑफिस से जाने के लिए फैसिलिटी दी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय होता है। स्पेसिफिक एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि यदि वो कंपनी का डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉय हो या कंपनी का एम्प्लॉय होने के साथ साथ कंपनी के 20% शेयर उसके पास हों, इसके अलावा उसकी मॉनेटरी जो बेनिफिट्स होते हैं, मॉनेटरी सैलरीज होती है, वो 50,000 से ज़्यादा हो तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक एम्प्लॉय कहलाएगा, विशिष्ट कर्मचारी कहलाएगा। उसके लिए मोटर कार की फैसिलिटी दी जाती है। तो जब मोटर कार नियोक्ता के द्वारा एक एम्प्लॉय को दी जाती है और इस मोटर कार का यूज़ वो पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पज़ के लिए कर रहा है, तो पूरी तरह से जो वैल्यू होगी वो टैक्स फ्री होगी, एग्जम्प्ट होगी एम्प्लॉय के लिए। और अगर कोई मोटर कार उसके पास निजी है और उसके खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है लेकिन वो पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, तब भी वो एग्जम्प्ट होगी। थर्ड कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जब मोटर कार का यूज़ पार्सली ऑफिशियल और पार्सली पर्सनल पर्पज़ के लिए होता है, तब उसको ध्यान रखना है कि कुछ एक नॉमिनल अमाउंट्स होगा, उसको आपको ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कार, मोटर कार 2 प्रकार की होती है। एक की कैपेसिटी कम होती है, एक की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जिसकी कैपेसिटी कम है उसको हम छोटी कार बोल सकते हैं और जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उसको हम बड़ी कार बोल सकते हैं। ये डिसाइड करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर कार 1.6 लीटर या 1600 सीसी अगर कैपेसिटी का इंजन है तो उसको छोटी कार कहा जाता है, और इससे ज़्यादा अगर कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा या 1600 सीसी से ज़्यादा की कैपेसिटी की कार है उसको बड़ी कार बोला जाएगा। छोटी कार का जब वैल्यूएशन करेंगे, ऐसी कार जिसका पार्सली ऑफिस और पार्सली पर्पस पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ की जा रही है, अगर सारे खर्चे एम्प्लॉयर के द्वारा किए जाते हैं छोटी कार के ऊपर, तो 1800 रुपये पर मंथ टैक्सेबल वैल्यू होगी। और अगर एम्प्लॉय के द्वारा पर्सनल एक्सपेंसेस किए जाएँ तो 600 पर मंथ टैक्सेबल होगी। इसके अलावा अगर बड़ी कार है तो एम्प्लॉयर के द्वारा खर्चे करने पर ये एक्सपेंसेस होते हैं 2400 रुपये पर मंथ, और अगर एम्प्लॉय पर्सनल एक्सपेंसेस क्लियर करता है तो उसके लिए होते हैं 900 पर मंथ। इसके अलावा दोनों प्रकार की कार पर अगर कोई ड्राइवर भी दिया जाता है तो ड्राइवर की सैलरी, चाहे वो छोटी कार हो या फिर बड़ी कार हो, ड्राइवर की सैलरी 900 रुपीज़ पर मंथ टैक्सेबल होगी। इस प्रकार से ये वैल्यूएशन आपको याद रखना है। अगर एक से ज़्यादा कारें एम्प्लॉय के पास हैं या एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाती हैं तो कोई भी एक कार का वैल्यूएशन आप इस हिसाब से करेंगे और बाकी कार को पर्सनली मान करके उनको फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। इस हिसाब से कार का वैल्यूएशन आपको याद रखना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से करते रहिए और अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खुश रहें, घर पर रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, धन्यवाद।